Hello everyone, welcome to my YouTube channel Reaction Mechanism. Today we will be discuss about the term salvation energy. It is so important for unit first BSc फर्स्ट सेमेस्टर. इस चैनल पे आपको BSc से रिलेटेड सारे फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के सारे यूनिट वाइज चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा और इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो हम आते हैं टर्म पे साल्वेशन एनर्जी. व्हाट इज द साल्वेशन एनर्जी? व्हेन अ गैसियस केटायन और एनायन react with solvent in liquid state, then solvated cation or solvated anion is formed, and this process is known as salvation. And salvation is the exothermic process, so the energy is liberated and the liberated energy is known as salvation energy. क्या होता है सॉल्वेशन एनर्जी? जब कोई गैसियस केटायन या फिर गैसियस एनायन रिएक्ट करता है किसी सॉल्वेंट में जो कि लिक्विड स्टेट में था, देन सॉल्वेटेड केटायन या सॉल्वेटेड एनायन फॉर्म होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेशन. और सॉल्वेशन प्रोसेस में जो एनर्जी जो लिबरेट होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी. इसे समझ लेते हैं. ये मान लेते हैं M प्लस जो गैसियस स्टेट में है, ये हमारा क्या है? केटायन है, गैसियस केटायन है. हमने इसको मिलाया किसमें? सॉल्वेंट में. तो वो जो टर्म बनेगा जो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा यहाँ पर सॉल्वेटेड केटायन होगा. क्या होगा? सॉल्वेटेड केटायन. ठीक है, और साथ ही साथ इसके क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? साल्वेशन एनर्जी. ठीक है, तो वह प्रोसेस जिसमें सॉल्वेटेड केटायन बना उस प्रोसेस को हम बोलेंगे साल्वेशन, और जो एनर्जी लिबरेट हुई निकली उसको हम बोलेंगे साल्वेशन एनर्जी. ठीक है, दूसरा टर्म समझ लेते हैं. अगर हमने एनायन लिया है गैसियस स्टेट में, ये हमने क्या लिया? एनायन लिया जो कि गैसियस स्टेट में है. हमने किस में मिलाया इसको? हमने इसको मिलाया सॉल्वेंट में. ठीक है, हमने किस में मिलाया इसको? सॉल्वेंट में जो कि लिक्विड स्टेट में था. तो जो हमारा बनेगा यहाँ पर फॉर्मेशन होगा रिएक्शन करने के बाद, वो हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पर हमारा कहलाएगा सॉल्वेटेड एनायन. ठीक है, जब हम पॉजिटिव लिए थे तो सॉल्वेटेड केटायन बोले, जब नेगेटिव ले लिए तो हम लोग यहाँ पर सॉल्वेटेड, ठीक है, एनायन लिए. ठीक है, अब सॉल्वेटेड एनायन बना और जो एनर्जी निकलेगी इसके भी टर्म में, तो हमारा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्वेशन एनर्जी. ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, अब बात कर लेते हैं यदि कि सॉल्वेंट वाटर हो. व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर, देन salvation process is known as हाइड्रेशन. मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो हम सॉल्वेंट लेंगे, अगर उस सॉल्वेंट में हम वाटर को सॉल्वेंट ले लें तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन. एंड एनर्जी ऑब्वियसली बोला जाएगा क्या? एनर्जी क्या बोला जाएगा इस समय? एनर्जी आपका बोला जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी. तो अगर हाइड्रेशन प्रोसेस क्या है? हाइड्रेशन प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें कि कोई गैसियस केटायन या गैसियस एनायन को हम वाटर सॉल्वेंट में रिएक्ट करा रहे हैं. किसमें? वाटर सॉल्वेंट में. ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेट में है. ठीक है, ये हमारा केटायन है. अब जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा? वो हमारा फॉर्म बनेगा हाइड्रेटेड एनायन. ठीक है, सॉरी, केटायन, हाइड्रेटेड केटायन. बात समझ में आई यहाँ पर? और जो एनर्जी निकलेगी वो क्या, कौन सी एनर्जी होगी? हाइड्रेशन एनर्जी. एकदम क्लियर हो गया? जब हमने वाटर ले लिया तो हमने इसको बोला हाइड्रेटेड. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्वेशन या सॉल्वेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी में. तो पहला हम यहाँ पे है कि क्या फैक्टर करता है? वो आयनिक पोटेंशियल ऑफ आयंस. आयनिक पोटेंशियल ऑफ आयन कर रहा है. हायर द वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल ऑफ आयन देन ग्रेटर विल बी इट्स सॉल्वेशन एनर्जी. मतलब आयनिक पोटेंशियल ऑफ आयन बढ़ेगा तो सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ेगा. और आयनिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है किसी आयन का? आयनिक पोटेंशियल ऑफ आयन इक्वल टू होता है चार्ज ऑन आयन अपॉन रेडियस ऑफ आयन. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी है वह बढ़ेगा कब? जब आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा. और आयनिक पोटेंशियल कब बढ़ेगा? जब वो चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, आयन का, या रेडियस घटेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज ऑफ चार्ज ऑन एन आयन एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ऑफ साइज. इसका एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस
रूबियम प्लस एंड सीजियम प्लस। इसमें बताइए साइज किसकी बड़ी है? तो आप जानते हो हम ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में आते हैं तो साइज अपने आप इंक्रीज करता जाता है। तो सबसे बड़ी साइज किसकी है? सबसे बड़ी साइज यहाँ पर किसकी है? सीजियम प्लस की। ठीक है, तो यहाँ पर आयनिक रेडियाई तो इस प्रकार से बढ़ रहा है ऐसे। ठीक है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? जिसकी यहाँ पर आपने देखा ना कि अगर साइज बढ़ेगी तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज होगा। और हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? लिथियम प्लस का। फिर किसका होगा? सोडियम प्लस का, फिर पोटेशियम, फिर रूबियम और फिर तब जाके सीजियम प्लस का। ठीक है, तो ये हमारा साइज पहले हम लोग बात कर लिए। ठीक है, अब दूसरी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं चार्ज को लेकर। किसको लेकर? चार्ज को लेकर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम प्लस, मैग्नीशियम पे 2 प्लस और एल्युमिनियम पे 3 प्लस। तो देखो चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब कि चार्ज इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो हाइड्रेशन या साल्वेशन एनर्जी क्या होगा? साल्वेशन एनर्जी, ठीक है, आल्सो इंक्रीज होगा। साल्वेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो समझ में आया? ठीक है, साइज पे और किस पे डिपेंड किया? चार्ज पे। अब नेक्स्ट है आपका डायपोल मोमेंट। ठीक है, ग्रेटर डायपोल मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर विल बी साल्वेशन एनर्जी। जिस सॉल्वेंट का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसका साल्वेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा वेरिएशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इन ग्रुप। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इन ग्रुप। अब बताइए, आप खुद ही जानते हैं किसी भी ग्रुप में जब हम चलते हैं तो आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई यस और पी ब्लॉक में क्या होता है? डाउन टू क्या होता है? डाउन टू ग्रुप बढ़ता जाता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी या फिर साल्वेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे क्या कि आयनिक साइज, ठीक है, डाउन इनटू ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, देन हाइड्रेशन क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी या साल्वेशन एनर्जी क्या होगा? वो क्या होगा हमारा यहाँ पर? डिक्रीज होगा। जैसे एग्जांपल आपसे पूछे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाले टर्म में कि फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस में सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? तो भैया साइज किसकी छोटी है? फ्लोरीन माइनस की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारा, हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन एनर्जी हमारा किसका होगा? किसी ग्रुप में। ठीक है, तो हमारा धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इन पीरियड। आयनिक रेडियाई ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देन हाइड्रेशन एनर्जी विल बी इंक्रीजेज। हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है? साइज घटती जाती है। तो जब साइज घटेगी आयंस का तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस और एल्युमिनियम 3 प्लस। तो आप देखेंगे साइज घटेगी लेकिन हमारा जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा वो हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं और यहाँ पर चार्ज के थ्रू भी समझ सकते हैं कि चार्ज बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एप्लीकेशन पे। तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं सॉल्वेशन को? हम लोग, इसका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, तो सॉल्वेशन प्रोसेस का हमको क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला इसका जो है वो हमारा ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो उसमें हम पहला देख लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साइज एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। साइज एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, आप हाइड्रेटेड एल्कली मेटल्स, ठीक है, कैटायन। जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको एम एक्वस, ठीक है, और यहाँ पर प्लस, एक्वा का मतलब वाटर है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम H2O, ठीक है,
और यहाँ पर प्लस, यहाँ n मतलब संख्या है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उसके बारे में। तो अब हम जानते हैं कि द साइज स्मॉलर साइज ऑफ आयन ग्रेटर विल बी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। जिसकी साइज छोटी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या लेगा, हाइड्रेशन लेगा, ठीक है, उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, ज़्यादा। जैसे डिग्री ऑफ हाइड्रेशन में हम देखें, लिथियम प्लस में, सोडियम प्लस में, पोटेशियम, रूबियम प्लस और सीजियम प्लस में, इनमें साइज किसकी सबसे छोटी है? तो आप जानते हैं सभी एक ग्रुप के हैं, ऊपर से नीचे आते टाइम साइज बढ़ती जाएगी, तो सबसे छोटी साइज किसकी होगी, लिथियम की। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि लिथियम आयन हैज अ मैक्सिमम हाइड्रेटेड, ठीक है, लिथियम आयन क्या होगा, मैक्सिमम हाइड्रेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम आयन इज सराउंडेड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके चारों तरफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक, एंड हैविंग लार्जेस्ट साइज इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब जब एक्वस सोल्यूशन बनाएगा, जैसे ऐसे बनाएगा लिथियम H2O प्लस, ठीक है, ऐसे लिखें या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं लिथियम एक्वस प्लस, ठीक है, जब ये बनाएगा, ठीक है, उस समय इसकी साइज क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे Li प्लस की साइज छोटी है, लेकिन जब वो हाइड्रेटेड बनाएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं इससे, इसकी वजह से इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। और वहीं पर जब हम बात करें सीजियम प्लस की, सीजियम आयन इज सराउंडेड बाई मिनिमम नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल एंड हैविंग, ये लिथियम लार्जेस्ट रखा था, हैविंग स्मॉलर साइज इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब सीजियम जब बनाएगा, ठीक है, सीजियम जब बनाएगा एक्वस सॉल्यूशन के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है, तो उस समय इसकी साइज क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है, तो हाइड्रेटेड में के टर्म में स्मॉल होगी क्योंकि इसकी संख्या क्या है, कम होगा। अब इससे हमको फायदा क्या है या इससे हमको मतलब क्या निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इसके बारे में बात कर लेंगे क्योंकि यही पढ़ना है, हाइड्रेटेड फॉर्मेशन का आपको फायदा क्या है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रेटेड एक्वस आयन is inversely proportional to its size। कहने का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के, और वो भी साइज किसका, हाइड्रेटेड वाला फॉर्म का, ठीक है। जैसे समझते हैं एग्जांपल से, जैसे आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, लिथियम हाइड्रेटेड बनाया हुआ है, सोडियम हाइड्रेटेड आयन, पोटेशियम हाइड्रेटेड आयन, रूबियम हाइड्रेटेड आयन, सीजियम हाइड्रेटेड आयन। तो आपको पता है इनमें साइज आपका लिथियम का सबसे बड़ा होगा, लिथियम हाइड्रेटेड आयन, क्योंकि लिथियम की साइज सबसे छोटी थी, तो इसकी वजह से इसमें ज़्यादातर हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ गए होंगे, तो इसकी कॉम्प्लेक्स जब बना होगा तो इसका कॉम्प्लेक्स बड़ा होगा, और सीजियम का कॉम्प्लेक्स क्या होगा, छोटा। तो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें साइज क्या हो रही है, घट रही है। तो जब साइज घटेगी तो आयनिक कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लिथियम एक्वस, ठीक है, हाइड्रेटेड का कॉम्प्लेक्स का साइज बड़ी है और उसका हमारा क्या है, कंडक्टेंस क्या है, घटी है। तो कंडक्टेंस यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रही है एलॉन्ग इसके, तो कंडक्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमको फायदा क्या हुआ, हाइड्रेटेड से हमको ये पता चल सकता है कि किस हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स का कंडक्टेंस ज़्यादा है या फिर किसका कम है। और हमको क्या, इसका हम बात कर लेते हैं कि इससे हमको और टर्म क्या समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि फ्रॉम हाइड्रेटेड साल्ट की, ठीक है, कि हाइड्रेटेड साल्ट कौन बनाता है। तो देखो एल्कली मेटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एल्कली मेटल्स, सिंस साइज ऑफ एल्कली मेटल्स आयन इंक्रीजेस डाउन टू ग्रुप, देन हाइड्रेशन क्या होगा, इसका डिक्रीज होता जाएगा। और वहीं पे अगर हम एल्केलाइन अर्थ मेटल की बात कर लें तो हम जानते हैं कि एल्केलाइन अर्थ मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, +2+ होता है। तो मतलब ये कौन से हैं, डाइवैलेंट कैटायन है। और डाइवैलेंट कैटायन होने की वजह से जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी साइज स्मॉलर होती है इन कंपेरिजन टू मोनोवैलेंट कैटायन लाइक
एल्कली मेटल्स, जिसकी वजह से जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में हमारे क्या बनाते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट बनाते हैं। मतलब इसका क्या है, जैसे कि Mg2+, Ca2+ और बेरियम 2+, ये सभी के सभी फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट, ये लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट बनाते हैं। तो ये भी हमको इसका फायदा हुआ। जैसे समझ लेते हैं कौन कौन बनाता है, MgCl2.6H2O, ये हमारा बनाता है MgNO3 का होल ट्वाइस .6H2O, ये भी 6 मालिक्यूल है, यहाँ भी 6 मालिक्यूल है। MgSO4 7H2O, ठीक है, यहाँ पर 7 हाइड्रेटेड मालिक्यूल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। CaCl2.6H2O, ठीक है, BaCl2.2H2O, तो ये और सब हैं। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि पहला तो हमको एप्लीकेशन इसका समझ में आया कि ये यूज हम लोग कर सकते हैं आयनिक कंडक्टेंस में। दूसरा अब हम यहाँ भी पता कर सकते हैं कि हाइड्रेटेड साल्ट कौन बनाता है, कौन ज़्यादा बनाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी के बारे में, ठीक है, रिएक्टिविटी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कॉइनेज मेटल्स एंड एल्कली मेटल्स के कंपेरिजन में। तो देखो, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज व्हेन इट्स हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज लो वाइल हाइड्रेशन एनर्जी इज हाई। मतलब कहने का ये है, किसी भी मेटल का रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है अगर उसका सब्लिमेशन या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, लो हो, और साथ ही साथ हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो, हाई हो। मीनिंग इसका ये हुआ क्या कि सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, जितना कम हो उतना अच्छा वो रिएक्टिव होगा, और साथ ही साथ हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज़्यादा हो उतना ही ज़्यादा अच्छा हुआ हमारा रिएक्टिव होता है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि कॉइनेज मेटल होते हैं, तो कॉइनेज मेटल में जो भी आते हैं वो सभी, उनमें क्या होता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन और हीट और आयनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, लो होता है इन कंपेरिजन टू एल्कली मेटल। इसलिए जो कॉइनेज मेटल्स होते हैं वह लो रिएक्टिव होते हैं इन कंपेरिजन टू एल्कली मेटल। बात समझ में आई? जैसे कि हम समझ रहे हैं, यहाँ पर फिर से बात करते हैं कि कॉइनेज मेटल्स हैव हाई सब्लिमेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी वाइल हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, इसका लो है इन कंपेरिजन टू एल्कली मेटल। सो कॉइनेज मेटल है वेरी लो रिएक्टिविटी, ठीक है। कॉइनेज मेटल जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है इन कंपेरिजन टू एल्कली मेटल। क्यों कम होती है? क्योंकि इनकी जो सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो हाई होती है, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी लो होता है, और जबकि हमको रिएक्टिविटी के लिए इसका उल्टा चाहिए, ठीक है। दूसरा अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रेट, सल्फेट या फिर क्लोराइड, इनका एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का, ठीक है। तो देखो, जो सॉल्युबिलिटी होता है किसी भी आयनिक सॉलिड का, वो डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी पे। किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रेशन एनर्जी पे एंड आल्सो लैटिस एनर्जी पे, ठीक है। तो ग्रेटर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी मोर विल बी सॉल्युबिलिटी, मोर विल बी सॉल्युबिलिटी। अब आप ही बताइए, Mg2+, Ca2+, स्ट्रेंशियम 2+ और बेरियम 2+, इसमें सबसे ज़्यादा हम अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारा Mg का होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि Mg की साइज क्या है, छोटी है उस ग्रुप में इन कंपेरिजन टू कैल्शियम एंड स्ट्रेंशियम, ठीक है। तो यहाँ पर हमको टर्म मिल जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि MgSO4 हमारा क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है, इन वाटर, वाइल BaSO4 ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। क्यों? तो आप यहां पर आंसर देते हो ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था किसका, सॉल्वेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी का। तो आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें सॉल्वेशन एनर्जी से। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपको बेनिफिशियल होगा, कुछ भी आपका यहाँ पे फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस का आपको PDF फॉर्मेट में हैंड रिटेन नोट्स में एकदम एक्चुअल आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।